ये कहानी है गोरखपुर के छोटे से गांव की, जहां भूमि अपनी माँ सविता के साथ रहा करती थी। भूमि बहुत सुंदर, पतली सी और घमंडी लड़की थी। भूमि, तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? आज तो तेरा कॉलेज में आखिरी दिन है मेरी बच्ची। जाना है ना मम्मी। जा, तुझे तो तैयार होने में भी बहुत देर लगती है। नहीं मम्मी, ये तो गलत है। आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि उसे तैयार होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। ठीक है, तू तैयार होके आ जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। भूमि तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। सविता घर के काम कर रही थी, तभी उनकी पड़ोसन अनीता घर में आती है। अरे सविता बहन, कहाँ हो? अरे सुनीता बहन, तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ आज? अरे कहाँ बताऊँ बहन, भूमि को जाते हुए देखा तो एक बात मन में आई, सोचा आपको आकर बता दूं। अरे बताओ ना बहना, क्या कहना है? भूमि सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है, और भूमि अब बड़ी हो रही है, तो भूमि के लिए एक रिश्ता है। आप बोलो तो बात करूं? अरे बहन, तुमने तो मेरे मुँह की ही बात छीन ली। ये बात करने में तो मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। हमारी भूमि के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। अरे मेरी नजर में एक लड़का है, अच्छा कमाता है और खाता पीता परिवार है। तुम बोलो तो मैं अगले संडे लड़के वालों को बुला लेती हूँ। अरे हाँ, ठीक रहेगा, तुम अगले संडे लड़के वालों को बुला लो, मैं घर में बात कर लेती हूँ तब तक। अनीता बात करके वहाँ से चली जाती है और सविता भूमि को उसके रिश्ते के बारे में बताती है। ठीक है मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। भूमि रिश्ते के लिए तैयार होती है और फिर एक दिन लड़के वाले भूमि को देखने आते हैं। लड़के का नाम रोहित होता है। रोहित मोटा सा लड़का था और वो अपनी माँ कलावती और पिता रवि के साथ भूमि को देखने आता है। और कलावती, रवि और रोहित तीनों ही मोटे थे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आपका बेटा रोहित है ना? ये जी, ये हमारा बेटा रोहित है। बेटा, आपने कुछ ज्यादा ही वेट बढ़ा नहीं रखा है अपना? अरे वेट में क्या रखा है, दिखना भी तो चाहिए ना कि हम खाते पीते घर के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सविता मन में सोचती है, ये तो ज्यादा ही खाते पीते परिवार का है। मेरे नाजुक सी बेटी इन सब के साथ में रहेगी कैसे? और खास सोचने लग गई हो सविता बहन, अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी जी, अभी बुलाती हूँ। बेटी भूमि, चाय लेकर आओ मेहमानों के लिए। अपनी माँ की आवाज सुनकर भूमि चाय लेकर हॉल की तरफ आती है। भूमि इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही कलावती तो शादी के लिए हाँ कर देती है, पर रोहित उसे देखकर चुप हो जाता है। और जैसे ही भूमि रोहित को देखती है तो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वही हो ना, छोटा हाथी, पतली छिपकली, चुप हो जाओ। रोहित और भूमि की ये लड़ाई देखकर सभी उन्हें देखने लगते हैं और कलावती बोलती है, अरे बेटा, तुम तो बड़ी सुंदर हो, पर तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। माफ करना बहन, तमीज तो आपके बेटे को भी नहीं है। अरे चुप हो जाओ सब। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुम पहले मिल चुके हो? हाँ पापा, ये भूमि मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तुम्हें भूमि पसंद नहीं है क्या? नहीं पापा, भूमि पतली जरूर है पर सुंदर भी तो है। भूमि बेटा, तुम्हें रोहित पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है अंकल, रोहित तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो लड़ते क्यों हो? अरे हाँ बताओ बेटा, लड़ क्यों रहे हो? भूमि तो इतनी सुंदर है, मुझे तो देखता ही पसंद आ गई। बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सविता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और भूमि को समझाती है, रिश्ता अच्छा है और रोहित को तू पहले से जानती है, खाते पीते परिवार के लोग हैं। मुझे तो लगता है तुझे सुखी रखेंगे। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। ठीक है मम्मी। ऐसे ही रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और सुंदर पतली सी भूमि अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ भूमि बेटा, तुम्हारा ससुराल में स्वागत है। थैंक यू मम्मी। भूमि को जो भी देखता वो कलावती को कहता कि इतनी सुंदर और पतली सी बहू आपको कहाँ से मिल गई, और अपनी तारीफ सुनकर भूमि और घमंड में आ जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और भूमि अपने ससुराल में एडजस्ट होने लगती है। और फिर एक दिन कलावती, रवि, रोहित सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी कलावती बोलती है, अरे भूमि, तुम पराठे नहीं ले रही? मम्मी जी, मैं इतना तेल वाला पराठा नहीं खाती। अरे तुम तो कमजोर हो, तुम्हें तो एक नहीं 2-4 पराठे खाने चाहिए। रोजाना लोगों को पता तो चले कि तुम भी खाते पीते घर की बहू हो। नहीं मम्मी जी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। खा लो भूमि, जब मम्मी इतना कह रही हैं। सबके कहने पर भूमि पराठा ले तो लेती है पर पराठा खाती नहीं है और फिर वो किचन में जाकर वो पराठा डस्टबिन में फेंक देती है और उसे उनके घर की नौकरानी रोकती है। बहू रानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें क्या मतलब है इससे? तुम जाकर अपना काम करो। आप ऐसे पराठे क्यों फेंक रही हैं? अरे इतना ऑयली पराठा कौन खाता है? मुझसे इतना ऑयली पराठा नहीं खाया जाएगा। ये लोग खिलाकर मुझे मोटा करना चाहते हैं। बहू रानी, आप इतनी पतली भी तो है। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता जब इंसान पतला होता है तो कितना सुंदर लगता है। अरे बहू रानी, आप चाहे पतली हो या मोटी, सुंदर तो आप रहोगी ही, और आपको तो अच्छे से खाना चाहिए ताकि लोग बोल ना सके आपको।
आपको पता है मोहल्ले में सब बोलते हैं कि आप सीख की तरह पतली हो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी सबको मोटी होकर दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर भूमि चली जाती है और भूमि ज्यादा खाना शुरू कर देती है। फिर वो सब खाती है जो पहले नहीं खाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर पतली भूमि अब मोटी होने लगती है और वो इतनी मोटी हो जाती है कि उससे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। भूमि कहाँ हो तुम? भूमि कमरे में से आवाज लगाती है, जी रोहित जी अभी आई। जी रोहित जी आप आ गए ऑफिस से, क्या बोल रहे थे बताइए? पानी मांग रहा था। तुम इतनी देर में नीचे आई हो कि अब तो प्यास खत्म हो गई। तुमसे तंदुरुस्त होने के लिए कहा था, इतनी मोटी होने के लिए थोड़ी कहा था। ऐसा बोलकर रोती हुई कलावती और रवि दोनों हंसने लगते हैं और ये देखकर भूमि को बहुत बुरा लगता है। भूमि मेरे लिए भी एक गिलास पानी ला दो। जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। भूमि पानी लेने किचन की तरफ जाती है। तभी कलावती रोहित से बोलती है, रोहित बेटा अब तो बहू मोटी हो गई है, इससे बोल के थोड़ी डाइटिंग कर ले। मोहल्ले में सभी लोग बातें बनाते हैं कि कितनी मोटी है ये सुनकर भूमि को गुस्सा आता है और वो वापस आकर अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी आपके मोहल्ले वाले तो बहुत ही बुरे हैं। जब मैं पतली थी तब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब मोटी हो गई हूँ तो वो लोग बातें बनाते हैं, उनसे बोलना मैं उनके घर का नहीं खाती। बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और कैसी बातें करूँ मम्मी जी आप ही बताइए। हाँ मम्मी, भूमि सही बोल रही है। मोहल्ले वालों को तो बातें बनाने के सिवा कोई काम नहीं है। आप मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान ही क्यों दे रही हैं? भूमि मेरी पत्नी है, वो मोटी हो या पतली हो इससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। ये देखकर भूमि को बहुत अच्छा लगता है कि रोहित उसकी तरफ से बोल रहा है और उसके बाद से भूमि अपने खाने पर कंट्रोल करने लगती है और वो फिर से पतली और सुंदर हो जाती है। एक गांव में एक औरत सविता अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करती थी। सविता के पति की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो बहुत गरीब थी, इस कारण सविता सिलाई का काम किया करती थी। जल्दी से ये सूट तैयार कर देती थी, चांदनी सूट लेने आती ही होगी। सविता बहन मेरा सूट तैयार हो गया क्या? चांदनी बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुरपाई रह गई है। ठीक है मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जल्दी से कर लो। चांदनी सविता के पास ही कुर्सी पर बैठ जाती है और सविता जल्दी से तुरपाई करके सूट दे देती है। ये लो हो गया तैयार। सविता तेरे घर में तो बहुत गर्मी है, तू एक पंखा क्यों नहीं लगवा लेती? हाँ लगवा लूंगी, तुम सूट तो देखो। सविता तेरे हाथ में तो जादू है जादू, तेरी जैसी फिटिंग तो कोई भी दर्जी नहीं दे पाता। अच्छा सविता इतनी गरीब होती है कि उसके घर में एक पंखा एक फ्रिज कुछ भी नहीं था। सविता से सूट लेकर अब चांदनी वहाँ से चली जाती है। ये समोसा मैंने लिया है तो मैं ही खाऊंगी। दीदी मुझे दे दो ना, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, तभी तो मैंने लिया है। दे दो ना प्लीज, मुझे दे दो ना तुम दोनों, मैं खाऊंगी। सविता की बेटियां आपस में लड़ती हुई घर में आती हैं। तुम सब लड़ क्यों रही हो आपस में? माँ ये एक समोसे के लिए लड़ रही है। समोसा कहाँ से आया? माँ वो पास वाले मंदिर में बढ़ रहा था, हम सब लाइन में लगे, जब तक हमारा नंबर आया समोसे खत्म हो गए और हम एक ही समोसा ला सके, जिसके लिए खुशी और पायल लड़ रहे हैं। माँ आप भी मेरे लिए समोसे बना दो ना। ये सुनकर सविता रोने लगती है और कहती है, हाँ बेटा बना दूंगी। फिर एक दिन सविता की देवरानी लक्ष्मी उनके घर पर मिठाई लेकर आती है। अरे भाभी कहाँ हो? लक्ष्मी तुम यहाँ आज कैसे आना हुआ? वो भाभी जी मैंने नया फ्रिज लिया है, इसीलिए मिठाई लेकर आई हूँ। तुमने पिछले साल ही तो फ्रिज लिया था। हाँ भाभी जी वो तो सिंगल डोर था ना, अब तो मैंने डबल डोर वाला फ्रिज लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। डबल डोर के फ्रिज में एक साइड तो फ्रीजर होता है और अब गर्मियों में परेशानी भी नहीं होगी ना बर्फ के लिए। चाची अब आप हमें थोड़ी सी बर्फ दे दोगी ना? लक्ष्मी सविता के सामने खुशी को मना नहीं कर पाई। अरे हाँ हाँ आ जाना लेने। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और दूसरा दिन होता है। माँ थोड़ा पानी दो, बहुत गर्मी लग रही है आज तो। ये लो बेटा पानी पी लो। माँ ये तो बहुत गर्म पानी है, इससे मेरी गर्मी कैसे दूर होगी? दीदी चलो ना लक्ष्मी चाची के घर से बर्फ ले आते हैं। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली, चलो चलते हैं। पायल और नेहा लक्ष्मी के यहाँ एक बर्तन लेकर बर्फ लेने जाते हैं। लक्ष्मी चाची इसमें थोड़ी सी बर्फ दे दो। लक्ष्मी उन दोनों को देखकर सोचती है, आ गई दोनों बर्फ लेने। लक्ष्मी फिर बोलती है, ठीक है अभी लेकर आती हूँ। लक्ष्मी नेहा और पायल को बर्फ दे देती है और वो बर्फ लाकर सभी लोगों को ठंडा पानी पिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कविता की बेटियां रोजाना लक्ष्मी के यहाँ से बर्फ लेने पहुँच जाया करती और एक दिन लक्ष्मी चिढ़कर बोलती है, अरे रोजाना बर्फ मांगने आ जाती हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें? अपनी गरीब दर्जी माँ से कहो ना एक बर्फ ला कर दे दे तुम्हें। ऐसा सुनकर रूही और पायल रोते हुए घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना चाची ने हमें बहुत सुनाया, काश हम भी अमीर होते। कोई बात नहीं पायल, तुम जानती हो ना अगर
पिताजी जिंदा होते तो हम इस स्थिति में नहीं होते। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, 2 वक्त के खाने के लिए भी मैं ठीक से नहीं कमा पाती हूँ। माँ आप परेशान मत होइए। ऐसा बोलकर वो पांचों चली जाती हैं और उस रात को भूखी सो जाती है। ये देखकर सविता बहुत ज्यादा परेशान होती है। आज मेरी बच्चियों ने खाना भी नहीं खाया। भगवान तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? ऐसा सोचते हुए सविता की आंख लग जाती है और दूसरे दिन सुबह को सविता अपने घर झाड़ू लगाते हुए आंगन में पहुँचती है तो देखती है कि एक कौवा आंगन में जख्मी गिरा हुआ था। कौवा तो जख्मी है, इसे दवाई लगानी चाहिए। सविता उस कौवे को उठाकर अपनी बेटियों को आवाज देती है, आरोही, रूही, नेहा, पायल, खुशी, ये देखो। क्या हुआ माँ? ये देखो कौवा। ये कौवा तो जख्मी है, आपको कहाँ मिला ये कौवा? ये मुझे आंगन में गिरा हुआ दिखा, मैंने इसे जख्मी देखा तो उठा लिया, सोचा इसे दवाई लगानी चाहिए। माँ मैं दवाई लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, इसको दर्द हो रहा होगा ना। सविता और उसकी बेटियां उस कौवे को दवाई लगाती हैं और खाने के लिए कुछ रोटी के टुकड़े भी देती हैं। जैसे ही कौवा रोटी के टुकड़े खाता है वो एक परी बन जाता है। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगर ने कौवा बना दिया था और जैसे ही कोई मुझे रोटी खिलाता तो मैं फिर परी बन जाती। तुम्हारे रोटी खिलाने पर मैं परी बन गई। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? सविता परी को सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी बेटियां बर्फ मांगने जाती है और वो अपनी गरीबी के बारे में सब बता देती है। ये लो सविता, इस लूटी में क्या है? ये एक जादुई मिट्टी है। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मिट्टी को छिड़कना और मांग लेना। ऐसा बोलते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और सविता उस लोटे को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। सविता उस मिट्टी को अपनी बेटियों के कपड़ों पर डालती है और कहती है, मेरी बेटियों को बर्फ बहुत पसंद है, इनके कपड़े ही बर्फ के कपड़े बन जाएं। जादू होता है। सविता की बेटियों के वो साधारण से कपड़े बर्फ के गाउन में बदल जाते हैं। सविता की बेटियां उन कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह माँ, तुमने तो हमारे लिए बर्फ के गाउन बना दिए। माँ ये किसके गाउन है? बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हें बर्फ बहुत पसंद है ना, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। सविता की बेटियां वो गाउन पहन लेती हैं और बाहर जाती हैं। जो भी उन्हें गाउन में दिखता है वो देखता रह जाता है और गांव के सभी बच्चे उनके जैसा गाउन बनवाने के लिए सविता के पास आने लगते हैं और सविता भी सभी के लिए बर्फ का गाउन बनाती है और इस कारण उसका सिलाई का काम भी चलने लगता है और उसे काफी लाभ होता है, जिससे कि वो अब एक अच्छे से घर में रहने लगते हैं और उनके घर में AC, फ्रिज, पंखा अब सब कुछ था।